और देखिए, नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहली खबर राजधानी पटना से आपको बता दें। पटना में एक बार फिर सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। सेक्स रैकेट के मामले में यह बड़ा खुलासा सामने आया है। आपको बता दें कि सेक्स रैकेट के खुलासे को लेकर 8 लड़कियों को मुक्त कराया गया और इस पूरे खुलासे के दौरान पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद थी और सभी ने मिलकर छापेमारी की, जिसमें 8 युवतियों को मौके से मुक्त करा लिया गया। पुलिस ने एक होटल मैनेजर और साथ ही साथ सेक्स रैकेट के संचालक को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि लड़कियों को शादी समारोह से अपने अपने नाम पर लाया गया था और उसमें से कुछ लोगों से काम भी करवाया जा रहा था। ग्राउंड जीरो से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। पटना पुलिस की एक विशेष टीम ने जक्कनपुर थाने की पुलिस के सहयोग से एक सेक्स रैकेट का खुलासा किया है और तस्वीरों में देखिए यहां पर होटल प्रांजल जो जक्कनपुर थाने के ठीक बगल में है, वहां पर रेड कंडक्ट किया गया है और कई लड़कियों को पकड़ा गया है जो जक्कनपुर थाने की पुलिस है फिलहाल लेकर यहां से निकल रही है और कई युवक भी यहां पर पकड़े गए हैं। किस तरह की कार्रवाई हुई है, जो पुलिस ऑफिसर हम उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। किस तरह का रेड हुआ था ये यहाँ पर होटल प्रांजल में? सर लोग कहते हैं, हम तो नहीं कहते। स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं बचपन बचाओ आंदोलन। जी नमस्कार। क्या जी दरअसल कुछ गुप्त सूचना मिली थी हम लोगों को, तो जहां एक यहाँ देह व्यापार का रैकेट चलाया जा रहा था, तो कोई है तो उन लोगों के गुप्त सूचना के आधार पर हम लोगों ने एसएसपी सर को इन्फॉर्मेशन दिया था पटना के, और एसएसपी सर के निर्देश में ये रेड हुई है। तो जक्कन होटल प्रांजल से कुछ लड़कियां बरामद हुई है और जो यहाँ से 2 लड़कियां बरामद हुई है और बाकी 6 लड़कियां बरामद हुई है आपकी पूर्वी सरिस्ताबाद से। वो गर्दन वहीं पर इन सारे लड़कियों को वहीं पर किराए के घर पे रखा जाता था। अभी तक जो पता चला 1 माइनर है, बाकी 6 है मेजर और 1 है मेन एक्यूज्ड भी है। में कौन से लोग शामिल हैं जो इनसे? देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है इसमें, लेकिन 2 लोग हैं सरगना और कुछ होटल के मैनेजर्स हैं, उनको भी पकड़ा गया है होटल प्रांजल के, और 2 सरगना है। इन्फॉर्मेशन हम लोगों को गुप्त सूचना मिली है क्योंकि हम लोगों का इस पे काम है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे पूरे देश पे ही काम चल रही है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बचपन बचाओ आंदोलन का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ बिहार का। जी, अरिजीत अधिकारी। और फिलहाल पुलिस टीम को आप देख रहे होंगे और युवतियों को देख रहे हैं, इनको ले जाया जा रहा है, इनको रेस्क्यू किया जा रहा है फिलहाल। और बचपन बचाओ आंदोलन को सूचना मिली और उसके बाद पटना एसएसपी एमएस ढिल्लों से उन्होंने कंसल्ट किया और एसएसपी के निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई हुई, जिसमें जक्कनपुर थाने की पुलिस जो थी वो मौजूद थी इस एक्शन में। और सबसे बड़ी बात यही है कि सरिस्ताबाद, पूर्वी सरिस्ताबाद में भी ये सब कुछ चल रहा था और उसके बाद ये इस तरह की कार्रवाई। तो निश्चित तौर पर पटना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बचपन बचाओ आंदोलन के सहयोग से जो बच्चियां हैं उनको छुड़ाया गया है। वेस्ट बंगाल समेत दूसरे स्टेट के भी इसमें बच्चियां हैं, जैसा कि बचपन बचाओ आंदोलन के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने इस बात की जानकारी दी है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में आगे छानबीन होगी और फिर किस तरह की कार्रवाई सामने आती है। देर रात तकरीबन 12:05 हो रहा है और ये एक्शन जो है अभी भी चल रहा है। देखना होगा इस पूरे मामले में पुलिस कैसे छानबीन करती है और बाकी एक बड़ा रैकेट है ये बताया जा रहा है। फिलहाल कुछ ही लोग गिरफ्त में आए हैं जो होटल के स्टाफ है और दूसरे लोग हैं। इस पूरे मामले में, इस पूरे रैकेट का कैसे पटना पुलिस खुलासा करती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और बड़ी खबर नवादा से आपको बता दें, जहां 2 परिवारों के बीच भूमि विवाद में हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में दोनों पक्ष से 3 महिला कुल 8 लोग जख्मी हुए हैं। घटना पन्ना डाबर थाना क्षेत्र के हीरा कुरहा गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि हीरा कुरहा गांव निवासी प्रवीण यादव का उनके ही परिवार से रास्ता बनाने को लेकर विवाद चल रहा था और इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें लाठी डंडे और लोहे के रॉड से मारपीट की गई। फिलहाल इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। जमीनी विवाद था, सरूप यादव घर बना रहा था, वहाँ पर हम लोग गए स्पॉट पर मना करने के लिए, और उसके बाद में जमेला बढ़ा दिया। वो आदमी जमेले था, क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था कि जमीन जबरदस्ती जमीन हम लेंगे। वहीं गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने नोडल छापेमारी अभियान चलाकर 90 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 74 शराबी और 16 शराब तस्कर शामिल हैं। साथ ही बाइक, स्कूटी, कार समेत
कई गाड़ियां और देसी विदेशी शराब भी जब्त की गई है। गिरफ्तार लोगों में अधिकांश वे बताए गए जो शादी समारोह में शामिल होने के लिए यूपी गए थे, जहां शराब पार्टी की लौटने के दौरान नशे की हालत में वो पाए गए। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि शराब तस्करी को रोकने के लिए यूपी के सीमावर्ती इलाकों में 7 चेकपोस्ट बनाए गए हैं और सभी आरोपियों पर उत्पाद विभाग अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। प्रतिदिन जो है हर चेक पोस्ट पे 6 हम लोग का नया चेक पोस्ट खुला है एक्साइज का और एक बलथरी है। इस पर नियमित रूप से वाहनों की और लोगों की भी जांच ब्रेथ एनालाइजर से की जा रही है कि वो शराब का सेवन न करें और न ही शराब लेकर बिहार की सीमा में घुसे। और अगली खबर मोतिहारी से, जहां शहर से सटे बंजरिया थाना इलाके में अचानक आग लगने से 2 घर जलकर राख हो गए। बताया जाता है कि बेटी की शादी के लिए घर में रखे सामान के साथ 2 बकरियों की जलकर मौत हो गई। घटना सिंघिया गुमटी ओवरब्रिज के नीचे की बताई जा रही। घर में आग कैसे लगी इसका कुछ पता नहीं चल सका है। मौके पर पहुंची बंजरिया थाने की पुलिस फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया और तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। जानकारी के अनुसार आग से रमेश चौधरी और हरेंद्र चौधरी का घर जलकर राख हुआ है। इधर सीओ ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता दी जाएगी। और खगड़िया से आपको अगली बड़ी खबर बता दें, जहां बेलदौर थाना क्षेत्र के 85 गांव से सटे भगवती मंदिर परिसर में बने स्टोर रूम में आग लग गई। अगलगी में हजारों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। आप खुद देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा स्टोर रूम धू कर जलकर राख हो चुका है और राख में तब्दील हो गया है। स्थानीय लोगों ने काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रामीणों की माने तो भगवती मंदिर के जिस जगह पर स्टोर रूम बना हुआ था उस जमीन पर सालों से विवाद चल रहा था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इसी विवाद के कारण कुछ असामाजिक तत्वों ने इसे आग के हवाले कर दिया। क्या सब था घर के अंदर? चौकी था, अनाज था, पंखा था और सामान था, राशन सामान था, टेबुल था, मोटर था, पाइप था। ये आग जो है कहाँ लगी है? ये भगवती स्थान पर। भगवती कौन पंचायत में आता है? सगौर पंचायत में। और समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक के बांध के किनारे से एक युवक का शव बरामद किया गया। शव बांध पर बालू के नीचे दबा हुआ था, जिसे पुलिस ने निकाला। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। युवक के शरीर और गले पर चोट के निशान हैं। युवक की हत्या के बाद शव को बालू में दफनाकर सबूत छिपाने की कोशिश की गई। सुबह जब लोग वहां से गुजर रहे थे तो शव को देखा, जिसके बाद पुलिस को खबर दी गई। शव को देखकर ऐसा लग रहा है कि युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। कपड़े शव से थोड़ी दूर पर फेंके हुए मिले और बेल्ट टुकड़ों में टूटा हुआ मिला है, जिससे आशंका जाहिर की जा रही है कि बेल्ट से ही उसका गला घोंटा गया हो। देखने से सब पता लगता है इसको मारकर और घसीट के लाके यहाँ रखा गया है। और गर्दन पे भी बहुत सारे निशान हैं और बेल्ट भी टूटे पड़े हैं बगल में। और जो उसका कुछ वस्त्र है वो भी टूटा, वस्त्र भी वहाँ पड़ा हुआ है। तो बेल्ट टुकड़े हैं जी। और गर्दन पर पाए निशान से लगता है कि वो बेल्ट से दबा के मारा गया। वहीं जमुई रेलवे स्टेशन पर रेल पुलिस ने 3 नाबालिग लड़कियों को मानव तस्कर के चंगुल से छुड़ाया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान तालो हेम्ब्रम नाम का एक मानव तस्कर भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जो झारखंड के गिरिडीह की रहने वाली 3 नाबालिग लड़कियों को जमुई स्टेशन से पूर्वा एक्सप्रेस में बिठाकर ले जाने की फिराक में था। लेकिन पुलिस को इसकी भनक पहले ही लग गई और उसने तस्कर को दबोचकर लड़कियों को बचा लिया। तस्कर के चंगुल से छुड़ाई गई लड़कियों को चाइल्ड लाइन को सौंप दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पता चला कि ये बच्चियां को काम कराने के लिए पटना ले जाया जा रहा है। हम लोगों को ये 8 बजे सुबह पता चला और हम लोगों ने 8 बजे से लगातार फॉलो करते करते आज ये जमुई रेलवे स्टेशन में आरपीएफ और जीआरपी के सहयोग से तथा केएसटीएफ के सहयोग से इन बच्चियों को ट्रैफिकर के चंगुल से छुड़ा लिए।
और देखिए भागलपुर से एक बेहद ही मार्मिक तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। यहाँ एक 9 साल का बच्चा अपने दिव्यांग पिता को ठेले पर बिठाकर फल बेचता हुआ दिखाई दे रहा है। भागलपुर के इशाकचक के 12 नंबर गुमटी के पास रहने वाला ये बच्चा स्कूल बैग उठाने की बजाय दिव्यांग पिता और परिवार का भार उठा रहा है। मोहम्मद आमिर नाम का ये लड़का रोज सुबह अपने पिता को ठेले पर बिठाकर सेब के ग्राहकों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। आमिर पढ़ने की इच्छा तो रखता है, पर मजबूरी ये है कि अगर वो स्कूल चला जाएगा तो पिता के साथ सेब कौन बेचेगा। सेब बेचकर 2 पैसे घर में नहीं आएंगे तो पेट कैसे चलेगा, पेट कैसे भरेगा। सरकार की ओर से आमिर के पिता को दिव्यांग होने की एवज में 400 रुपए मिलते हैं, लेकिन इन पैसों में क्या हो पाएगा ये समझना मुश्किल नहीं है। एगो लड़की है, 2 लड़का है। क्या लगता है, लगता नहीं है कि बच्चा से ठेला चलवा रहे हैं? आपके मन में कहीं ना कहीं नहीं चला में तो खाएंगे क्या, 2 पैसा कमाने के लिए बच्चे को भी घूम रहे लेके। हम भी सरकार की ओर से कोई मदद? उतना मदद तो नहीं है, 200-400 रुपये महीने में मिलता है। क्या चीज़ का? वही सर्टिफिकेट विकलांग का मिलता है। और कोई राहत? और कोई राहत नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मनीर हुआ। क्या नाम है बाबू? मोहम्मद अमीर। पढ़ने का मन नहीं करता है? परेशानी होता है तो थकते हो कि नहीं? थकते हैं। क्यों मजबूरी में करना पड़ रहा है? क्या नाम हुआ? मोहम्मद अमीर। कितना उम्र है? 9 साल होने वाला है। और छपरा में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पत्नी से मिलने आए प्रेमी को उसके पति ने पकड़ लिया और दोनों की शादी करा दी। इसके लिए गांव में पंचायत बैठाई गई, जिसमें सर्वसम्मत से ये फैसला लिया गया कि लड़की जिससे प्रेम करती है उसके साथ ही उसे रहना चाहिए। दरअसल मढ़ौरा के पिकअप वैन ड्राइवर विश्वजीत भगत को बख्तियारपुर की आरती से प्रेम हुआ, जिसके बाद दोनों ने इसी साल 30 अक्टूबर को शादी कर ली। लेकिन आरती का पहला प्रेमी अभिराज उससे मिलने उसकी ससुराल पहुंच गया। फोन पर आरती और अभिराज की बातचीत हुई और दोनों ने भागने का प्लान भी बनाया, लेकिन आरती के पति ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद गांव में हंगामा मच गया। गांव में देर रात तक पंचायत चली और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि आरती को पहले प्रेमी के पास ही रहना चाहिए और इसके बाद अभिराज और आरती की शादी करा दी गई। तो आए हम लोग यहाँ पर रखा गया और अच्छा से रखा, अच्छा बर्ताव हुआ। और सुबह के मामले में कुछ आदमी हमको। कौन रखा आपको? गांव वाले पकड़ के रखे? गांव वाला पकड़ के रखा। मकड़ी घर वाला जो था आदमी वो सुबह में हमको सुरक्षित रखा, ठीक है ना, सबसे बचाया। कहाँ देखा आपको? कहाँ से लाया? हमको लाया रोड पर से। अब अपने मर्जी से बेटी का अपनी शादी करा रहे हैं? सुरक्षा से ले जा रही है ना? क्या नाम है? अच्छा से ले जा रही है। और पूर्णिया में 397 करोड़ की लागत से राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन निर्माण के वक्त ही बिल्डिंग में कई जगहों पर दरारें पड़नी शुरू हो गई है। इन दरारों ने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या ये निर्माण भी करप्शन की भेंट चढ़ रहा है। अपने स्क्रीन पर आप जिस मॉडर्न और भव्य बिल्डिंग को देख रहे हैं, उसे ये रूप देने में करोड़ों रुपए बहाए गए। ये पूर्णिया के राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बिल्डिंग है। दूर से देखें तो ये बिल्डिंग मनभावन लगता है, लेकिन गौर से देखें तो मन डरावना। 346 करोड़ की लागत से बन रहे इस चिकित्सा महाविद्यालय की दीवारों पर बाहर और भीतर से अभी दरारें उभर आई। सवाल ये है कि क्या इन दरारों से करप्शन झांक रहा है? ये आप देख सकते हैं कि ये लगभग 400 करोड़ की लागत से पूर्णिया मेडिकल कॉलेज का बिल्डिंग बन रहा है। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन रही है, लेकिन निर्माण के साथ ही ये बिल्डिंग क्रैक हो रहा है। कई जगह दरारें फट गई है और यहाँ मिस्त्री और जो ठेकेदार है वो इसको लिपापोती में लगे हुए हैं। 500 बेड के इस राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण कार्य अंतिम चरण में। आने वाले दिनों में यहाँ सिर्फ मरीजों का नहीं, बल्कि मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों का भी जुटान रहेगा। पर निर्माण के शुरुआती दौर में ही उभरे ये दरार चिंता की लकीरें उभार रही। अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा? आपको बता दें कि इस भवन का निर्माण नागार्जुन कंस्ट्रक्शन और BMHCL कर रही है।
सवालों के घेरे में उनकी भूमिका भी है। कारण तो अब इंजीनियर बता देंगे ज़्यादा अच्छा से कि क्या क्रैक है या क्या है, एक्चुअल क्रैक है, तो जवाब उनका आ जाता है तभी कुछ आपसे हम बता सकते हैं। हाँ, दिक्कत तो हो जाएगी, अगर सचमुच में क्रैक होगा तब तो दिक्कत तो है। सरकारी प्रक्रिया अपनी पगडंडी पर ही चलती है। स्थिति का आकलन कर उस पर तुरंत एक्शन की बजाय सरकारी अंदाज में जवाब सवाल किया जाता है। अधीक्षक कह रहे हैं कि निर्माण में लगी कंपनी से ये जवाब मांगा गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर उधर से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। नहीं से पूछा, अभी तो पूछा गया है BMICL से कि क्या है ऐसा हो रहा है, तभी उन लोगों की तरफ से भी जवाब नहीं आया कि क्या कारण है इसका। मतलब कि पूछा तो गया है। निर्माण के दौरान ही भवन की दीवारों में दरारों का उभरना इस बात का साफ संकेत है कि निर्माण की गुणवत्ता के साथ समझौता हुआ है। संभव है इस समझौते के केंद्र में करप्शन की नींव डाली गई हो, पर फिलहाल इस पर चुप्पी है। लेकिन ये चुप्पी अगर यूं ही बनी रही तो भविष्य में नुकसान बड़ा आकार ले सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और देखिए, लखीसराय में खाद की कमी से किसान बेहद परेशान हैं। सुबह से ही किसान बिस्कुमान के बाहर कतारबद्ध हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। किसानों का कहना है कि बिस्कुमान से नैनो खाद दिया जा रहा है, जो फसल के लिए अच्छा नहीं है। बिस्कुमान के मैनेजर ने बताया कि खाद की सप्लाई मांग से कम हो रही है, इस वजह से परेशानी थोड़ी ज्यादा है। और इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, बिहार में पंचायत उपचुनाव की घोषणा की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 1 फरवरी को मतदान होना है और 3 फरवरी को उपचुनाव की मतगणना होगी। 10 जनवरी को पंचायत उपचुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी और 11 से लेकर 18 जनवरी तक नामांकन की तिथि निर्धारित की गई है। 23 जनवरी को नामांकन वापस लेने की तिथि निर्धारित की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार पंचायत उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से। 11 से 18 जनवरी तक आप नामांकन वापस ले सकते हैं। 23 जनवरी को भी नामांकन वापसी की तिथि बताई जा रही है। तो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है। तो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश अब जारी कर दिए गए हैं। बिहार पंचायत उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। 1 फरवरी को मतदान होने हैं, इस बात की जानकारी सामने आ रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 3 फरवरी को उपचुनाव की मतगणना होगी। इसके अलावा 11 से लेकर 18 जनवरी के बीच में या 10 जनवरी की बात करनी तो अधिसूचना पहले जारी की जाएगी और नामांकन की तिथि रखी गई है 11 से 18 जनवरी तक। 23 जनवरी तक आप नामांकन वापस ले सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, बिहार पंचायत उपचुनाव से संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। तो 1 फरवरी को मतदान होने हैं और इसके अलावा पूरी चुनावी प्रक्रिया 3 फरवरी को उपचुनाव की मतगणना कराई जाएगी। और देखिए, बिहार की सियासत से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता दें। पटना दौरे पर आदित्य ठाकरे आ रहे हैं। डिप्टी सीएम से मुलाकात करेंगे। तेजस्वी और आदित्य के बीच में चर्चा होगी। ताजा राजनीतिक हालात पर यह चर्चा की जाएगी। दोपहर 2 बजे वो पटना पहुंचेंगे और सीधे राबड़ी आवास जाएंगे, जहां तेजस्वी यादव यानी कि बिहार के डिप्टी सीएम से उनकी मुलाकात होनी है। पटना दौरे पर आदित्य ठाकरे हैं और सीधे तौर पर उनकी मुलाकात डिप्टी सीएम से होगी। राबड़ी आवास वो पहुंचेंगे और वहीं पर दोनों के बीच ताजा राजनीतिक हालात को लेकर चर्चा की जाएगी। तो सियासत से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार की सियासत से जुड़ी ताजा राजनीतिक हालात पर आदित्य ठाकरे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बीच में आज दोपहर 2 बजे वो पटना पहुंच जाएंगे, जिसके बाद ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। राबड़ी आवास पर दोनों की मुलाकात होगी।
वहीं जन स्वराज पदयात्रा के दौरान चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार बिहार में नए राजनीतिक विकल्प की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। पूर्वी चंपारण में प्रशांत किशोर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी दल या नेता पैसे बांटकर बिहार के 5 करोड़ जनता का वोट नहीं खरीद सकता। साथ ही उन्होंने लोगों से बिहार में बदलाव को लेकर धर्म और जाति से ऊपर उठकर वोट देने की अपील की है। पैसा नहीं है कि पैसा से सबके वोट खरीद ली। पूरा बिहार में 5 करोड़ आदमी के ईमान देके कोई के इतना दम नहीं है कि 5 करोड़ आदमी के पैसा देके खरीद ली। हम अगर आपन और आपन लड़का के चिंता ना करो तो कोई दूसरा आदमी और लड़का के चिंता ना करी। देखी लालू जी के लड़का 10वां नहीं खे पास कैले तो लालू जी के चिंता बा कि वो कैसे मुख्यमंत्री बन जाओ। लालू जी लागल बाड़न, ठीक बा, दिक्कत ऐसे नहीं खे कि लालू जी के लड़का 10वां पास नहीं खे और मुख्यमंत्री बने चाहता या उनका बाबूजी चाहता कि मुख्यमंत्री बन जास। दिक्कत ए बात से बा कि राउर लड़का 10वां पास हो गई, MA BA कर लेलस, ओकरा कोनो नौकरी नहीं खे, ओकरा चपरासियों के नौकरी नहीं खे मिलत और रउआ कोनो चिंते नहीं खे। रउआ तो आजो जाते पर धर्मे पर वोट दिहल चाहता नहीं तो कैसे सुधरी रे भाई। राउर लड़का के नौकरी नहीं खे और रउआ जात के नाम पर वोट दे तो काहे राउर लड़का के नौकरी मिले के चाहिए। बबूल के पेड़ लगाई तो आम कहाँ से खाई, यह बतावे खातिर पैदल पैदल चलता नहीं। और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव वैशाली के देसरी के नयागंज 28 टोला में ट्रक हादसे के शिकार हुए लोगों के परिजनों से मुलाकात की है। बीजेपी नेता ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। वहीं शराबबंदी को लेकर एक बार फिर नीतीश सरकार को घेरा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि सरकार पहले नीयत साफ करे तभी शराबबंदी नीति सफल होगी। वहीं बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने हादसे के लिए सीएम नीतीश कुमार को ही दोषी ठहराया है। और हमने बिहार को नशा मुक्त करने का समर्थन भी किया था, लेकिन ये चेतावनी उस समय भी हमने दिया था सदन के अंदर कि कोई भी नीति तब सफल होगा जब नीयत साफ होगा। मुख्यमंत्री जी, और आप शराबबंदी में आपका तंत्र कमजोर है, आपके लोग ही इसे संरक्षित कर रहे हैं और जब तक ये वातावरण रहेगा तो ये असफल रहेगा। और आज उसी की परिणति है कि ड्राइवर जिस तरह से ये घटना, सिर्फ यहाँ तो दुखद घटना घटित ही हुआ, पूरे बिहार के अंदर कई ऐसी घटनाएं हो रही है, कई घर उजड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के गलत सोच के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि शराबबंदी नहीं है, फेल है और इसीलिए मुख्यमंत्री के लापरवाही के वजह से आज 8 परिवार की जिंदगी बर्बाद हो गई, बच्चों का